Today's our topic is World War II, right? तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, बेसिकली जो फाशिस्ट एग्रेशंस थी, व्हाट इज फाशिज्म एंड ऑल दैट, हमने प्रीवियस लेक्चर में वो सारा कर लिया है, राइट? हिटलर केम टू पावर इन 1933। इसी तरह मेजोलोनी केम टू पावर इन 1922। ठीक है, फर्स्टली वी विल एक्सप्लोर द यूरोपियन फाशिस्ट एग्रेशंस, then we will explore the Japanese aggressions where in the Pacific region या in East Asian region। ठीक है, तो क्विकली हम मूव करते हैं। नजर आ रहा है सबको? अच्छा, आफ्टर बिकमिंग द चांसलर ऑफ जर्मनी, what Hitler did, what was the first move of Hitler? कोई बता सकता है? नो नो नो, listen, listen, okay, okay, okay. The first thing was peace effort during interwar years, यानी एक अमन के लिए एक ट्रीटी या पैक्ट साइन हुआ था 1928 में। This pact was known as Kellogg-Briand Pact, which was signed in 1928 by all countries of the world। ठीक है, इस पैक्ट में यह कहा गया था कोई भी स्टेट, नो कंट्री विल परस्यू वार एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हर पॉलिसी और प्रोजेक्शन ऑफ हर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन थी उसी की तरह ये जो केलॉग ब्रियन पैक्ट था, ये भी क्या हुआ, came to an end। As we all know, according to Thomas Hobbes, cannons without sword are nothing but words। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली आफ्टर बिकमिंग चांसलर ऑफ जर्मनी, द फर्स्ट थिंग which Hitler did was what? Rearmament of Germany। What was the political slogan of Hitler during World War? Very good. Always remember this. This was the political manifesto of German Nazis or Hitler, that our whole sole objective is to righting the wrongs imposed on German people by the victorious past, right? So the first thing which Hitler did after becoming Chancellor of Germany was rearmament of Germany। ठीक है, उसने जर्मन ट्रूप्स की तादाद बढ़ाई 1935 में 5,50,000। He appointed 5,50,000 men। This was the first violation of the Treaty of Versailles, and according to Hitler, this was the first writing. It was the first writing the wrong imposed on Germans by the victorious past। अब ये रीआर्मामेंट के बाद क्या करता है, उसके बाद देखें। रीआर्मामेंट के बाद हिज नेक्स्ट टारगेट वाज एक्सपेंशन या मोर जर्मन मूव्स भी कह सकते हैं इसको, या मोर जर्मन एग्रेशन या जर्मन एक्सपेंशनिज्म। हिज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज reoccupation of what? Rhineland। Here, this is Rhineland, a demilitarized zone between Rhine river and French border। बेसिकली ये था जर्मनी का ही। बिफोर वर्ल्ड वॉर वन दिस वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्मनी, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन अंडर वर्साई ट्रीटी ये तय किया गया कि ये जो रीजन होगा राइन रिवर से लेके अप टू दी फ्रेंच बॉर्डर, यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगी, जर्मनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखेगा, राइट? तो अब जो नेक्स्ट मूव है इसकी हिटलर की, द ऑक्यूपेशन ऑफ राइनलैंड। दिस इज योर राइनलैंड which starts from Rhine river up to the French border, right? When Hitler moved his army towards Rhineland, what happens? Britain and France protested,
ठीक है, उन्होंने कहा इट इज ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ द ट्रीटी, मींस ट्रीटी ऑफ वर्साई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया अगेंस्ट दिस मूव या अगेंस्ट दिस एग्रेशन, वट एवर जो सुटेबल समझते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव विच हिटलर अचीव्ड, द रीऑक्युपेशन ऑफ राइनलैंड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? As our title is the fascist aggressions, so Germany started aggressions. ठीक है, सबसे पहले उसने रीआर्मामेंट की, then he reoccupied the Rhineland. अब its closest ally, the second fascist leader was Benito Mussolini. What Mussolini did? He conquered Ethiopian independent state in northern Africa. ठीक है, when? In 1936. 1936 में मेजलोनी ने एथोपिया को कंकर किया और इट एनेक्स द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ एथोपिया एंड डिक्लेयर इट एज ए कॉलोनी, राइट? तो जो इथोपियन एम्परर था ही प्रोटेस्टेड इन लीग ऑफ नेशन, लेकिन लीग ऑफ नेशन वाज लाइक ए टूथलेस लाइन। ठीक है, तो उसके पास कोई कुछ नहीं था, तो सिवाय इसके कि लीग ऑफ नेशन ने ये कहा अदर नेशंस को कि नो अदर कंट्री विल सेल और बार्गेन विथ नो इटली, सेल आर्म्स टू इटली, सॉरी, नो अदर कंट्री विल सेल आर्म्स टू इटली, बस ये उसके ऊपर एम्बार्गो लगा, राइट? अब इसको इधर जहन में रखें, 1936 इटालियन ब्लैक शर्ट्स conquered the Ethiopian kingdom. Brown shirts क्या थे? What were brown shirts? Who were brown shirts? Sorry. कौन से फाशिस्ट? They were black shirts. Brown shirts were the German fascists, volunteers, right? अब उसके बाद क्या होता है? अब ये हो गया, अब दोबारा से आ जाएं इधर जर्मनी में। Hitler's next move was no beta, Austria. As we all know, Austria and Germany are kin and kids, right? अब हिटलर ने डिप्लोमेसी शो की या डिप्लोमेसी के जरिए उसने ये प्रोक्लेम किया कि आई एम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सो दैट्स व्हाई आई एम कंबाइनिंग जर्मन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया। तो इस यूनियन को उसने एक नाम दिया, व्हाट? एंचलोस, एंचलोस या एंचलोस। व्हेन? 1938, right? As for your information, one of the provisions of Treaty of Versailles claims that there will be no union between Austria and Germany. This was the second violation of Treaty of Versailles, या हिटलर के हिसाब से another writing, ठीक है? So अब उसके बाद क्या होता है? After annexing the entire Austrian realm to the German Empire, his next target was what? His next target was this one, Czechoslovakia. चेकोस्लोवेकिया। अब पूरे चेकोस्लोवेकिया पे क्लेम नहीं करता है टेक्निकली हिटलर, राइट? ये कैसे क्लेम करता है? ये जो डार्क जो लाइन या ये डॉट्स नजर आ रहे हैं along the German border, this region is known as Sudetenlands. अब जो इंटायर पॉपुलेशन थी चेकोस्लोवेकिया की, उसमें 15 मिलियन स्लाव्स थे। What are Slavs? Slavic people in short, let it. Slavic people, right? तो अब जो इस बॉर्डर के आसपास या जो ये लैंड थी जिसको सुडेटेनलैंड्स कहा गया, Sudetenland. He claimed Sudetenland. Why?
15 million were Slavs which were residing in Czechoslovakia, while 3 million were Germans. ठीक है. Once again he proclaimed that I am following या observing the principle of self-determination, which was ensured by League of Nations as well as which was one of the central क्या कहें points of Woodrow Wilson 14 points. ठीक है. तो अब जब ये थ्रेट करता है कि सुडेटेनलैंड जर्मनी को दी जाए, तो एट दैट टाइम लग रहा होता है कि ये जो हिटलर है इसके साथ अपीजमेंट की जाए या अपीजमेंट की पॉलिसी फॉलो करती हैं जो ब्रिटेन और फ्रांस थे. ठीक है. इसको कहते हैं अपीजमेंट. व्हाट इज अपीजमेंट? Britain and France followed the policy of appeasement. They neglected the clear-cut or gross violations of Hitler. ठीक है. किसी को undue favor देना means appeasement, right? तो अब ये जो appeasement देखें, जब उसने रीआर्ममेंट की तो वर्बली उन्होंने कंडेम किया, जब राइनलैंड को रीऑक्युपाई किया तो भी वर्बली कंडेम किया, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं कर सके. ऑल दिस इज व्हाट द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. व्हाई ब्रिटेन एंड फ्रांस वर परस्यूइंग और दे वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट? देयर आर सम रीजंस. द फर्स्ट रीजन वाज व्हाट? ये जो आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जो ब्रिटिश और फ्रेंच लोग थे उन्होंने हॉरर्स देखे थे वर्ल्ड वॉर वन के. They were afraid of another world war. तो वो दोबारा जंग नहीं चाहते थे, यानी एट एनी कॉस्ट वो चाहते थे पीस हो. तो वो समझते थे कि चलें जी कुछ मसला नहीं है, अगर नाजीस या हिटलर जो है थोड़ी बहुत लैंड प्रोक्लेम्स करता है तो बड़ी जंग ना हो. ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन फॉर अपीजमेंट वाज व्हाट? Entire Europe was economically crippled after World War I, as we all know. ब्रिटेन itself, फ्रांस, ठीक है, ये सारे इकोनॉमिकली माशी तौर पर बिल्कुल वीक हो गई थी ये रियासतें. ठीक है. तो अब इकोनॉमिकली वीक हो गई हैं तो मतलब वो कैसे जंग लड़ सकती थी या इन एग्रेशंस का जवाब दे सकती थी? अपीजमेंट. द सेकंड रीजन फॉर अपीजमेंट the second reason for appeasement policy was economic destruction of entire European powers, particularly Britain. तो अब ब्रिटेन ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन क्या किया था? अपनी जो आर्मी थी उसको जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स थे ना उनको कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था. ठीक है. तो इकोनॉमिकली क्रिपल थे, तो इसलिए हिटलर की एग्रेशंस का प्रैक्टिकली जवाब नहीं दे रहे थे. ठीक है. सो दिस वाज द सेकंड रीजन. Third reason was Britain was begging time. Britain was not ready for another war, क्योंकि उसकी आर्मी बिल्कुल उसने मिलिट्री स्पेंडिंग कम कर दी थी तो उसकी आर्मी वीक थी. ठीक है. तो वो टाइम सीख कर रहा था कि दोबारा अपनी आर्मी रेडी करे, देन अटैक जर्मनी और हिटलर. ठीक है. द थर्ड रीजन fourth reason. The fourth reason was what? Many appeasers believe that, जो appeasers थे, appeasement के followers थे, उनका ये मानना था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो मतलब उसकी जो पेनल्टीज थी बड़ी सख्त गुजरी हैं जर्मन कौम के ऊपर. या ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है उसके जो पेनल्टीज हैं या सैंक्शंस हैं वो जर्मन लोग बेयर नहीं कर सकते थे, तो ये नाजायज़ था. तो चलें थोड़ा बहुत अगर हिटलर इसको अमेंड करता है तो भी मसला नहीं है, पीस प्रिवेल रहे. दिस वाज दी अनदर रीजन फॉर अपीजमेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट रीजन फॉर अपीजमेंट वाज व्हाट? Many appeasers or many Europeans, particularly in Britain and France, they believed that Hitler was the defender of European civilization against Soviet communism. As I have said in my previous lecture, fascism was a direct reaction against
कम्युनिज्म और द प्रोलिफरेशन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की जिद थी फाशिज्म बेसिकली, ठीक है। तो उनका ये मानना था जो स्टेलिन है उसके अगेंस्ट यूरोपियन जो डिफेंडर है वो हिटलर है, तो चलें इसको एक्सपेंड होने दें, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस अपीजमेंट पॉलिसी बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब उसके बाद क्या होता है, अब व्हेन ही ऑक्युपाइड, व्हेन ही थ्रेटेंड इट टू conquer or snatch this Sudetenlands, तो at that time in 1938 the premier of Britain or the prime minister of Britain, his name was Chamberlain. चैम्बरलेन और मेजलोनी ने मुज़ाकरात की पेशकश की बिटवीन चेकोस्लोवाकिया एंड जर्मनी, ठीक है। और इनमें एक एग्रीमेंट हुआ कहां पे, मुनीच, मुनीच जर्मनी 1938। अब इस मुनीच एग्रीमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन है, अच्छा मेजलोनी है, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा कौन है, हिटलर इटसेल्फ, राइट। तो अब मुनीच एग्रीमेंट में कोई चेक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, कराची अकॉर्ड की तरह था ये भी, ठीक है। अब इस मुनीच एग्रीमेंट में क्या होता है, जो चैम्बरलेन और जो एलाइड पावर्स हैं, जिनको एलाइड पावर्स कहते हैं, दे कंसेंटेड दैट सुडेटेनलैंड मस्ट बी रिटर्न टू जर्मनी। उन्होंने सुडेटेनलैंड हिटलर को दे दी, जर्मनी को दे दी, और उसके बदले हिटलर ने प्रोमिस किया व्हाट, आई विल या आई वुड नॉट सीक, आई विल नॉट फर्दर एक्सपेंड द जर्मेनिक एम्पायर या जर्मन एम्पायर, ठीक है, मैं यहाँ पे बस रुक जाऊंगा, लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इन 1939 he conquered entire Czechoslovakia, ठीक है। he captured the Czech capital Prague, राइट। सो अच्छा, जब मुनीच एग्रीमेंट हुआ तो चैम्बरलेन वापस जाता है ब्रिटेन में और अपने अवाम को बताता है कि द मुनीच एग्रीमेंट had bought what, peace with honor and peace for our times, यानी मतलब इस पे ब्रिटेन के लोग बड़े खुश हुए कि चलें जी जंग टल गई, ठीक है। चैम्बरलेन की बड़ी वाह वाह हुई, लेकिन विद इन 1 ईयर 1939 में ही कॉन्कर्ड एंटायर चेकोस्लोवाकिया, राइट। अब पूरी दुनिया को ये महसूस हुआ या ये यकीन हुआ कि हिटलर रुकने वाले नहीं हैं, तो वो परेशान थे कि अब हिटलर का जो नेक्स्ट मूव होगा वो किस तरफ होगा, कोई बताएगा, वेरी गुड, पोलैंड हियर। अब इसमें देखें, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 ऑल दिस रीजन वाज नोन एज ईस्टर्न प्रशा, ईस्टर्न प्रशा, दिस रीजन वाज नोन एज ईस्टर्न प्रशा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुआ, जो विक्टोरियस पावर्स थी उन्होंने पोलैंड को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे एक कॉरिडोर क्रिएट किया, ईस्टर्न प्रशिया को अलग कर दिया बाकी जर्मनी से, और इसको पोलिश कॉरिडोर का नाम दिया इस कॉरिडोर को, ठीक है। और इस पोलिश कॉरिडोर का जो सबसे फेमस जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट डेंजिक, पोर्ट डेंजिक, डेंजिक, राइट। तो अब हिटलर क्या करता है, इन 1939 ही डिमांडेड कि जो पोलिश कॉरिडोर है इट बी रिटर्न टू जर्मनी, क्योंकि देखें वो बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्मनी। ये कहता है कि जो पोलिश कॉरिडोर में जो पोर्ट ऑफ डेंजिक है वो जर्मनी को दिया जाए, और इस कॉरिडोर से जर्मनी को रेलवे और हाईवे पैसेज भी दिया जाए, ठीक है। जिस पे पोलैंड ने इन डिमांड्स को मानने से माजरत कर लिया, इन डिमांड्स को रिफ्यूज किया, किसकी डिमांड्स को, हिटलर की डिमांड्स को, राइट। उसके बाद क्विकली क्या होता है,
जब इसने रिफ्यूज किया एट दैट टाइम इन 1939, राइट। तो अब सबको लग रहा था कि सून हिटलर या नाजी ट्रूप्स विल इन्वेड पोलैंड। तो एट दैट टाइम ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐलान किया कि वी विल डिफेंड द पोलिश इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट। अब अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म की उन्होंने, राइट। तो अब विद इन क्या होता है, नो टाइम, ऑन September 1st 1939 the German troops swiftly attacked Poland, right। अब इसी दौरान एक चीज और होती है, सॉरी, बिफोर दिस अटैक सोवियत नाजी पैक्ट साइन होता है, नाजी पैक्ट इन 1939। किसी को यकीन नहीं था कि नाजीज और सोवियत जो हैं वो कभी एलाइज बन सकते हैं, क्योंकि एस आई हैव सेड कि जो फाशिज्म है वो एक डायरेक्ट रिएक्शन है अगेंस्ट दिस डिसेमिनेशन या प्रोलिफरेशन ऑफ कम्युनिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कोशिश भी की थी कि स्टालिन को अपने साथ मिलाएं या सोवियत यूनियन को, बट लेकिन इन दोनों ने पैक्ट साइन किया 1939 में, मिलिट्री पैक्ट। अब वो पैक्ट किस चीज पे था, पोलैंड के ऊपर, ठीक है। इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम पोलैंड को कनकर करेंगे और इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सोवियत यूनियन का एक और डिमांड भी था, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब ये पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद जब अटैक हुआ उसके बाद क्या होता है, सितंबर 3 को ब्रिटेन और फ्रांस ने declaration of war की against Germany. So officially World War II started on September 3, 1939, ठीक है। अब क्या होता है, ओके, what next? USSR invaded Poland from eastern side while German troops या Nazi troops invaded Poland from western side, right? Or within no time the Polish troops surrendered, right? उसके अलावा what was the other demand by the Soviets according to this Nazi Soviet pact? स्टालिन जो है ईस्टर्न यूरोप में खासकर जो कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज, कौन कौन सी, लैटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। According to this Nazi Soviet pact, this was the demands of Soviets that इन 3 कंट्रीज में, लैटविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया में, सोवियत यूनियन को मिलिट्री बेसिस दी जाए, ठीक है। तो हिटलर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया इस डिमांड को, एंड आफ्टर कॉन्करिंग पोलैंड सोवियत ट्रूप्स एस्टैब्लिश देयर मिलिट्री बेसिस इन वेयर, एस्टोनिया, लैटविया एंड व्हाट है, लिथुआनिया, राइट। अब बात यहां पे नहीं रुकती है, एक्चुअली सोवियत यूनियन एक्सेस चाहता था बाल्टिक सी की तरफ, बाल्टिक सी, ठीक है, या बाल्टिक सी जिसे कहते हैं। अब बात यहां पे नहीं रुकी, फर्दर सोवियत यूनियन डिमांडेड लैंड एंड मिलिट्री बेसिस इन वन अनदर कंट्री नोन एज हियर, बाल्टिक सी के उस तरफ फिनलैंड। फिनलैंड में भी उसने डिमांड्स की कि मुझे फिनलैंड में भी मिलिट्री बेसिस और लैंड्स दी जाए, ठीक है। तो बहरहाल फिनलैंड ने रिफ्यूज किया, जिसकी वजह से जंग हुई इन दोनों के माबेन, ठीक है, सोवियत यूनियन और फिनिश सोल्जर्स या फिनिश ट्रूप्स के माबेन। कब, 1939 को।
दिस वॉज द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, राइट। उसके बाद क्या होता है, वंस अगेन इधर आ जाए। अब ये जो पूरा जो मैप है, या ये जो कंकरिंग हो रही है विद इन नो टाइम, वो कैसे हो रही। व्हाट वाज द वॉर स्कीम ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन? व्हाट वाज द नेम ऑफ जर्मन वॉर स्कीम और प्लान? शेलिफन प्लान। वंस अगेन हिटलर ने एक और नई स्कीम मुतारुफ करवाई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। सुने, इट्स नेम इज ब्लिट्जक्रीग। Blitzkrieg, a German word which means lightning war, lightning war, right? At Blitzkrieg, ठीक है, this was the war scheme of Germany during World War II. अब हम Blitzkrieg को देखते हैं। Eastern Blitzkrieg, Western Blitzkrieg. This was the war strategy of Germany during World War II. जैसे हमने ईस्टर्न ब्लिट्जक्रीग देख लिया कि कैसे विद इन नो टाइम फ्रॉम September 1 onward with the help of सोवियत यूनियन, जर्मनी ने ईस्टर्न यूरोप को कंकर किया विद इन नो टाइम। बेसिकली ब्लिट्जक्रीग में क्या होता था बेटा, एक ही वक्त में इन लैंड एंड ऑन लैंड एंड इन एयर एक साथ जर्मन ट्रूप्स अटैक करती, जमीनी और एरियल एज वेल, विद इन नो टाइम। तो जो डिफेंसिव फोर्सेस होती थी वो विद इन नो टाइम कोलैप्स हो जाती थी। दिस इज नोन एज ब्लिट्जक्रीग। सो ये जो कंकरिंग ऑफ ईस्टर्न यूरोप है, इट इज नोन एज द ईस्टर्न ब्लिट्जक्रीग। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्टर्न ब्लिट्जक्रीग। हम वेस्टर्न ब्लिट्जक्रीग की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये सारा सिक्योर करने के बाद, ठीक है, अब नाजी जर्मनी ने अपना रुख इस तरफ कर लिया। ब्लिट्जक्रीग समझ गए। नाउ वेस्टर्न ब्लिट्जक्रीग अब क्या होता है, ड्यूरिंग द विंटर्स ऑफ 1939 एंड 1940 जो जर्मन ब्लॉक और जो एलाइड ब्लॉक था, ब्रिटिश ब्लॉक, इनमें कोई वार नहीं होती है ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1939 एंड 1940। इस पीरियड को बेटा कहते हैं फोनी वार पीरियड। फोनी वार यानी बराए नाम। जंग प्रोक्लेम तो इन्होंने कब की थी, ऑन September 3, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऑन इन अप्रैल 1940 हिटलर ने डायरेक्ट ईस्टर्न यूरोप पे अटैक नहीं किया। फर्स्टली ही कॉन्कर्ड 2 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हियर, ठीक है, इस तरफ अटलांटिक के इस तरफ। वन वाज डेनमार्क एंड द अदर वाज नॉर्वे, ठीक है। He conquered these 2 Scandinavian countries before invading Eastern Europe. This is the first move of Western Blitzkrieg. उसके बाद क्या करता है, his next target was Belgium, Netherlands, ठीक है। अब क्या करता है, जून में हिटलर मूव्ड हिज आर्मी टुवर्ड्स बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, और विद इन नो टाइम ये दो कंट्रीज भी सरेंडर करती हैं। सो अब ये यहां पे पहुंचा, नाजी ट्रूप्स यहां तक पहुंची, ठीक है। जो एलाइड ट्रूप्स थी ना, वो तब इधर थी। जब ब्लिट्जक्रीग हुआ, या जो ब्लिच हुई, ब्लिच इंग्लिश लोग इसको ब्लिच कहते हैं, यस।
यानी सडन जब अटैक हुई ना, तो जो एलाइड ट्रूप्स थी वो रिट्रीट हो गई टुवर्ड्स वेयर, द इंग्लिश चैनल की तरफ भागी। ठीक है, तकरीबन 3 लाख एलाइड ट्रूप्स, जिसमें बेल्जियन, नेदरलैंड्स, फ्रेंच और ब्रिटिश के सोल्जर्स या ट्रूप शामिल थी, वो रिट्रीट कर गई। ठीक है, और ये यहां पे फंस गई, किस तरफ फंसी? डनक्रीक बेटा, डनक्रीक। ठीक है, इस एपिसोड को कहते हैं द मेरिकल ऑफ डनक्रीक। इसमें 3 लाख एलाइड ट्रूप्स जो फंसी थी उनको रेस्क्यू किया ब्रिटेन के लोगों ने, बाय यूजिंग एनी अवेलेबल सी वेसल, इवन याचेस, बोट्स, जो भी चीज मिशन का कोई भी मींस था वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, उसको अवेल किया इन 3 लाख ट्रूप्स को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोगों का मोरल भी बढ़ा। अब आफ्टर conquering या after securing this entire belt, Hitler moved his forces towards his eternal enemy France. At the very beginning, शुरू में तो फ्रांस को लगता था कि आई एम सिक्योर बिहाइंड दी मेजिनो लाइन या मेजिनो लाइन, मेजिनो लाइन, यानी उनका जो वार मिनिस्टर था एक, उसका नाम था मेजिनो। ठीक है, बेसिकली मेजिनो लाइन या जो मेजिनो लाइन है, ये जर्मन बॉर्डर के पास इन्होंने ए स्ट्रिंग ऑफ हैवी डिफेंडेड फोर्ट्रेसेस बनाए थे। ठीक है, उसको कहते थे मेजिनो लाइन। लेकिन जो जर्मन वॉर मशीन थी वो इतनी पावरफुल थी कि इसने रक्षे उड़ा दिए इसके मेजिनो लाइन के भी, और नॉर्दर्न फ्रांस को कंकर किया नाजी ट्रूप्स ने। जब नॉर्दर्न फ्रांस में इंटर हो गई नाजी ट्रूप्स, तो एस वी ऑल नो पेरिस भी फॉल करता है नॉर्दर्न फ्रांस में। तो जो फ्रेंच पीपल हैं उन्होंने पेरिस को डिफेंड नहीं किया डिस्ट्रक्शन के खौफ से। ठीक है, दे रिट्रीटेड टुवर्ड्स साउदर्न फ्रांस, यानी जो भी अवेलेबल मींस था उसके जरिए वो फरार हो गए नॉर्दर्न फ्रांस से साउदर्न फ्रांस की तरफ, इवन बाईसाइकिल, ट्रेन, ऑन फुट, बाय फुट। ठीक है, जो भी मींस था। तो अब हिटलर ने ये भी नॉर्दर्न फ्रांस भी सिक्योर कर लिया। मींस जो इंग्लिश चैनल का जो क्या कहें कंट्रोल है, ये सारा जर्मन ट्रूप्स या नाजी ट्रूप्स के पास आ गया। ठीक है, एक्चुअल टारगेट वाज ब्रिटेन। ठीक है, अब इसको सिक्योर कर लिया इसने। अब इसी दौरान जैसे हमने देखा, मेजलोनी ने 1936 में उसको इथोपिया को एनेक्स किया या अपनी कॉलोनी डिक्लेयर की। उसके बाद उसने सेकंड मूव यहाँ की, जो मेजलोनी की ट्रूप्स थी उन्होंने फ्रांस को साउथ से कन करना शुरू किया। 10 जून को फ्रेंच मेजलोनी की ट्रूप्स ने साउदर्न फ्रांस से इसको कनकर किया। राइट, अब क्या होता है, अल्टीमेटली फ्रांस ने सरेंडर कर दिया कब? 14 जून को, 14 जून 1940 को। राइट, अब ये पूरा सारा नाजी कंट्रोल में आ गया। ये सर आप देखें नाजी एम्पायर कितना फैल गया, बस अंदाजा कर लें अब क्या कर लें हम। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे हम बात रोक देते हैं। अब यहां तक पहुंचने के बाद हिटलर को लग रहा था विद इन नो टाइम ब्रिटेन विल सरेंडर, क्योंकि अब फ्रांस नहीं रहा उसका एलाई, उसका आर्म। तो अब ये एक आइसलैंड है, ये खुद कैसे डिफेंड कर सकेगा। ठीक है, अब ये कहानी फिर कल से नहीं, इसको जल्दी कल खत्म करना है बस।